सीक्वेंस एंड सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीक्वेंस की। सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। सीक्वेंस की डेफिनेशन है an ordered set of numbers formed according to an ordered set of number formed according to a definite rule is known as sequence और प्रोग्रेशन। ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जो किसी रूल के तहत बन रहे हो, हम ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को सीक्वेंस कहते हैं। अब वो रूल कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, हर नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं। तो 1, 4, 9, 16 ये नंबर्स बन गए। ये एक रूल से बन रहे हैं कि हम हर नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आ रही है। अगर मैं पहली वैल्यू 2 ले रहा हूं, उसमें मैं कोई चीज ऐड करा दूं, 4 ऐड करा देता हूं तो ये 6 आएगा। फिर 4 ऐड करा दूं तो ये 10 आ जाएगा। फिर 4 ऐड करा दूं 14। तो ऐड कराने पे नेक्स्ट नंबर बन रहा है, मतलब एक रूल के तहत नंबर्स बन रहे। ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को सीक्वेंस कहा जाता है। सीक्वेंस की एक और डेफिनेशन है, a sequence is a special type of function from natural numbers to real or complex numbers। सीक्वेंस को हम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन कहते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक इक्वेशन है या एक ऐसी वैल्यू है जो मैंने बताया था, जिसमें हम एक वैल्यू इनपुट करते हैं, वो उसमें सॉल्व होती है और एक आउटपुट आता है। जो वैल्यू हम रखते हैं एज अ इनपुट, उसको हम डोमेन ऑफ अ फंक्शन कहते हैं। जो आउटपुट आता है उसको रेंज ऑफ अ फंक्शन या फिर कोडोमेन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एक वैल्यू लिख रहा हूं, an इज इक्वल टू 2n+3। an किसको रिप्रेजेंट करता है? nth टर्म को। ये एक इक्वेशन, एक टर्म हमने ले ली है, इसमें मैं n की जगह 1 रखता हूं। तो n की जगह 1 रखने पे मुझे पहली टर्म मिल जाएगी सीक्वेंस की। n की जगह 2 रखता हूं तो मुझे सीक्वेंस की दूसरी टर्म मिलेगी 7। फिर अगर मैं n की जगह 3 रखता हूं तो सीक्वेंस की थर्ड टर्म मिलेगी 9। इसी तरह n की जगह मैं वैल्यूज रख रहा हूं तो मेरे पास सीक्वेंस की टर्म्स आ रही हैं।
बेटा मैं यहां पर 1 रख रहा हूं तो मुझे एक वैल्यू मिल रही है 5। फंक्शन क्या चीज है? फंक्शन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम एक वैल्यू रखें और हमारे पास एक आंसर आ जाए। मिसाल के तौर पे मेरे पास दो इक्वेशन है, एक y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है और एक इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। बेटा अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा 7। मैं यहां पर x की जगह अगर 1 रखता हूं, x की जगह 1 रखने पर 4 इंटू 1 वाई स्क्वायर आएगा 4, स्क्वायर रूट लगाने पर y की वैल्यू आएगी, वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 2। बेटा हमने x की जगह 1 रखा, आंसर हमारे पास एक आया, मतलब एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है। तो अगर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आता है तो हम ऐसी इक्वेशन को फंक्शन कहते हैं। यहां पर x की जगह 1 रख रहा हूं, मतलब इनपुट तो एक ही है लेकिन आउटपुट्स कितने आ रहे हैं? दो आउटपुट्स आ रहे हैं। तो दो आउटपुट्स का मतलब है ये नॉट अ फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन वैसे बहुत सारी चीजों, बहुत सारे तरीकों से मालूम किया जाता है, वो हम चैप्टर 1 सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, चैप्टर 2 सेकेंड ईयर में। तो बेटा अगर एक से ज्यादा रिजल्ट्स आ जाते हैं किसी इक्वेशन के तो हम उसको फंक्शन नहीं कहते। एक रिजल्ट आता है तो फंक्शन कहलाता है। तो सीक्वेंस के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि सीक्वेंस फंक्शन है क्योंकि n की जगह 1 रखा एक ही आंसर आया, 2 रखा एक ही आंसर आया, 3 रखा एक ही आंसर आया, 4 रखा एक ही आंसर आया। तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये फंक्शन है। रख क्या रहे हैं इसमें? हम रख रहे हैं n की जगह 1, फिर n की जगह 2, फिर n की जगह 3, फिर n की जगह 4। क्या रख रहे हैं हम n की जगह? कौन से नंबर्स रख रहे हैं? ये सारे क्या है? n की जगह 1 रख रहे, 2 रख रहे, 3 रख रहे, 4 रख रहे, 5 रख रहे। ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर्स होती है। रखे हमेशा नेचुरल नंबर्स जाते हैं जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो नहीं रख सकते क्योंकि an बराबर है 2n प्लस 3। अगर n की जगह 0 रखता हूं तो ये a नॉट कहलाएगा। a नॉट कोई टर्म नहीं होती, a1 होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। a0 कोई टर्म नहीं होती सीक्वेंस में। तो शुरू हमेशा 1 से ही करते हैं। रिजल्ट क्या आ रहा है? रिजल्ट्स क्या है सारे के सारे? अभी ऑड नंबर हैं, कोई और वैल्यू होगी, कुछ और आ सकता है। तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस की जो रेंज है वो आती है रियल नंबर्स। यहां पर ऑड है लेकिन तमाम सिनेरियोस की बात होगी कि कोई भी टर्म आ जाए तो हम कहते हैं रियल नंबर्स होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो बेटा एक रिलेशन है जो एमसीक्यू में पूछा जाता है। सीक्वेंस एक फंक्शन है एंड इट गिव्स आर और सी। मतलब सीक्वेंस एक ऐसा रिलेशन है या एक फंक्शन है जिसमें n हम रखते हैं, नेचुरल नंबर्स रखते हैं, वो आंसर क्या देता है? रियल या फिर कॉम्प्लेक्स। तो ये रिलेशन एज इट इज एमसीक्यू में पूछा जाता है। कॉम्प्लेक्स ऐसे कि जो जीपी होती है ना उसमें आयोटा आ सकता है। कॉम्प्लेक्स की भी एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ तक कर लें, यहाँ तक कोई बात। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, इसकी 4 टर्म्स लिखनी है। तो जब भी आपको 4 टर्म्स निकालनी है फर्स्ट, तो सिंपल काम आपने करना है, n की जगह 1 रखना है,
ये nth टर्म गिवन है an, मतलब a1 हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 5, तो ये -2 आ जाएगा। जी बेटा, n की जगह 2 रखेंगे तो a2 आएगा 3 इंटू 2 माइनस 5, 6 माइनस 5 तो 1 आ जाएगा। फिर n की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 5, 4 आ जाएगा। n की जगह 4 रख देंगे तो a4 आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 5, तो 7 आ जाएगा। तो इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स -2, 1, 4, 7, ये फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी। हम रख देंगे 5, तो ये आ जाएगा a3 इज इक्वल टू 4 प्लस 5, मतलब 9 आ जाएगा। तो 3 वैल्यूज भी बहुत हैं, आपको पता चल जाएगा कि सीक्वेंस क्या है, ऑप्शन से आप जज कर लेंगे। तो यहाँ पर सीक्वेंस बन जाएगी a1 पहली वैल्यू है, a2 दूसरी वैल्यू है जो कि 5 है, और a3 9 है। ऑप्शन से आप जज कर लेंगे कि क्या सीक्वेंस बन रही है। Now we are starting arithmetic progression या arithmetic sequence। AP स्टार्ट कर रहे हैं। A sequence obtained by adding a fixed number to the preceding term is known as arithmetic sequence or arithmetic progression। एक ऐसी सीक्वेंस जो कि एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पर मिले प्रीसीडिंग टर्म में, मतलब पीछे वाली टर्म में, ऐसी सीक्वेंस को एपी कहा जाता है। मतलब 2 अगर एक टर्म है, इसमें हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड कराएं, 3 ऐड करा देंगे तो 5 आ गया, फिर पीछे 3 ऐड कराएंगे तो 8 आ गया, फिर 8 में 3 ऐड कराएंगे 11, फिर 3 ऐड करा देंगे तो 14, फिर 3 ऐड करा देंगे तो 17। मतलब हर प्रीवियस टर्म में हम 3 ऐड करा रहे हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। 5 में 3 ऐड करा रहे हैं तो 8 मिल रहा है, 8 में 3 ऐड करा रहे हैं तो 11 मिल रहा है। तो हर प्रीवियस टर्म में एक फिक्स्ड नंबर ऐड कराने पर नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाए तो हम ऐसी सीक्वेंस को अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसी तरह अगर 3 में हम 5 ऐड कराएं 8, 8 में हम 5 ऐड कराएं 13,
इसमें हम 5 ऐड कराएं 18, तो ये हमें टर्म्स मिलती रहेंगी। दूसरी डेफिनेशन ये कहती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब हर दो वैल्यूज का डिफरेंस सेम आता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वैल्यू है a1 फर्स्ट टर्म है, ये a2 सेकेंड टर्म है, ये a3 थर्ड टर्म है और ये a4 फोर्थ टर्म है। तो a2 माइनस a1 मतलब 8 माइनस 3 5 आ गया, a3 माइनस a2 मतलब 13 माइनस 8 5 आ जाएगा। इसी तरीके से a4 माइनस a3 मतलब 18 माइनस 13 तो 5 आएगा। मतलब हर दो वैल्यूज का डिफरेंस सेम आ रहा है। तो एपी एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है, हर दो वैल्यूज का डिफरेंस सेम आता है। एपी की सेकंड डेफिनेशन है जो कि फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की किताब में लिखी हुई है। A sequence is an arithmetic sequence or arithmetic progression if an minus 1 is same for all n belongs to natural numbers and n is greater than 1। कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये सेम होगी। ये क्या है? बेसिकली ये कॉमन डिफरेंस है। an माइनस 1 का मतलब है, कह रहे हैं कि n शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर मैं यहाँ n की जगह रख देता हूं 2, तो a2 माइनस n की जगह 2 रख दिया, 2 माइनस 1 तो ये आ जाएगा a2 माइनस a1। अगर मैं n की जगह रख देता हूं 3, तो ये 3 माइनस 1 ये हो जाएगा a3 माइनस a2। इसी तरीके से अगर मैं n की जगह रख देता हूं 4, तो a4 माइनस 1 तो ये आ जाएगा a4 माइनस a3। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है कॉमन डिफरेंस को, कि भाई कॉमन डिफरेंस होता है एपी में। n की जगह अगर मैं 2 रख रहा हूं तो मेरे पास a2 माइनस a1 आ रहा है, आपके सामने a2 माइनस a1 था डिफरेंस जो कि 5 आया। n की जगह अगर 3 रख रहा हूं तो a3 माइनस a2 तो a3 माइनस a2 था, ये भी 5 आया था। a4 माइनस a3 वो भी यहाँ 5 आया था। मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन डिफरेंस को। तो डेफिनेशन यही कह रही है यहाँ पर भी कि एपी एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस मौजूद होता है। तो जब भी nth टर्म निकालनी होगी या जर्नल टर्म की बात होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। an को लास्ट टर्म और nth टर्म कहा जाता है। बाकी वैल्यूज मेंशन है कि फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस। nth टर्म निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब आपके पास फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर a है, a आपके पास 2 है, d है इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 2 3 है और n बराबर है n के। तो an बराबर आएगा बेटा, a की जगह आ जाएगा 2, n माइनस 1 d की जगह आ जाएगा 3। an बराबर आएगा 2 प्लस 3n माइनस 3। So the nth term is 3n minus 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। Find the nth term of the sequence।
अब दो रास्ते हैं एन टर्म निकालने के। एक तरीका बता दिया कि आप ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी का फॉर्मूला लगा दें। दूसरा तरीका एन टर्म निकालने का ये है कि ऑप्शंस की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। क्या आपने ऑप्शन ए को कंसीडर किया? ऑप्शन ए है 2n-1। आपने n की जगह 1 रखा, n की जगह 1 रखने पर 2-1 तो 1 आ गया। तो आपके पास n की जगह 1 रखने पर ये पहली वैल्यू मैच करनी थी, मैच नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं है। ऑप्शन बी पर चले गए, 3n-5। तो हमने यहाँ पर n की जगह 1 रख दिया, n की जगह 1 रखा तो 3-5 -2 आ गया, पहली वैल्यू मैच कर गई। n की जगह फिर हमने रखा 2, तो ये आ गया 6-5, 1 आ गया। फिर n की जगह मैंने 3 रखा, 3-3 = 9 -5। तो बेटा सीक्वेंस की टर्म्स इस ऑप्शन से मैच कर रही है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। एमसीक्यू नंबर 5 जो लिखा है मैंने यहाँ, फाइंड द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ए आपके पास फर्स्ट वैल्यू है, आपने फॉर्मूला वही लगाना है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। बेटा यहाँ पे ए आ जाएगा x, एन आ जाएगा 13, डी आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1 - x। चेक कर लेंगे हम कि ये ए पी है नहीं है, वैसे तो हम ए पी पढ़ रहे तो ए पी होगा। इन दोनों को भी माइनस करा के चेक करेंगे कि 2 - x से -1 कराएं अगर, तब भी 1 - x ही आएगा डिफरेंस। तो हमारे पास डिफरेंस आ गया है, ए आ गया है, एन आ गया है, इसको रख देंगे ए की जगह x, 13 - 1 डी की जगह 1 - x। तो ये आ जाएगा 12 - 12x। तो A13 आएगा 12 - 11x। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। फाइंड डी मतलब आपके पास फिफ्थ टर्म गिवन है 16, तो इसका मतलब है कि A5 16 है और A20 बराबर है 46 के। तो फिफ्थ टर्म 16 है, तो इसका मतलब A5 16 है और A20 46 के इक्वल है। कॉमन डिफरेंस निकालना है जी, बहुत आसान थी, शॉर्ट ट्रिक है। क्या करना है भाई, कॉमन डिफरेंस बराबर है, ये दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं है, एक के बाद दूसरी टर्म नहीं है, A5 के बाद 20 टर्म आ रही है। तो बेटा हम करेंगे क्या, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, A20 माइनस A5। बेटा खामोश जाए, इसको देख लें। दो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन है, डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिवाइड कराएंगे किससे, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं नीचे, नंबर ऑफ टर्म्स लिखी हुई हैं, इनके डिफरेंस से डिवाइड कराएंगे। मतलब डिवाइड में आएगा 20 - 5। तो डी आ जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है A20, तो A20 की जगह आ जाएगा 46, माइनस की साइन, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है A5, तो A5 की जगह आ जाएगा 16 और नीचे आ गया 15। 46 से 16 गया, 30/15, 2 आंसर आ गया। अगर बात करनी हुई तो ये एक और सवाल देख लो कि फिफ्थ टर्म है
17 और 9 टर्म है 37। दोनों नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स है। नॉन कंसेक्यूटिव का मतलब 5 के बाद 6 आता है, 6 नहीं है, या 5 से पहले 4 आता है, 4 टर्म नहीं है। क्या है, 5th टर्म है और 9 टर्म है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, A9 माइनस A5 डिवाइडेड बाय, क्योंकि दोनों के नीचे 5 और 9 मतलब 9 और 5 लिखा हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा डिवाइड में। तो A9 की जगह 37, A5 की जगह 17 डिवाइडेड बाय 4। तो D आ गया 20/4, मतलब D की वैल्यू 5। बेटा ये एक और सवाल देखिएगा, फाइंड द 18th टर्म। बेटा यहाँ पर रिक्वायर्ड वैल्यू है 18th टर्म, मतलब A18 निकालना है। गिवन क्या है, 6 टर्म है 19, 9th टर्म है 37। तो हमारे पास A6 है 19 और A9 है 31। बेटा 18th टर्म निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। दो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो वही तरीका कॉमन डिफरेंस निकालने का, A9 माइनस A6 अपॉन 9 माइनस 6। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस 31 माइनस 19 अपॉन 3 आ गया। तो इन दोनों को माइनस करा देंगे, तो 9/3 बचेगा, नहीं आ जाएगा 12 आएगा, सॉरी 12/3 आ गया, जो कि 4 हो गया। अब बेटा हमें कोई भी टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें a चाहिए, हमें n चाहिए, हमें d चाहिए। तो सवाल में बेटा हमारे पास अब n की वैल्यू तो गिवन थी, क्योंकि A18 निकालना है तो n 18 है। हमारे पास d भी आ गया, d जो है वो 4 है। क्या चीज़ हमें नहीं पता, a नहीं पता, हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता, तो कोई मसला नहीं है, हम फॉर्मूला तब्दील कर लेंगे AP का। AP का फॉर्मूला कैसे तब्दील होगा, an बराबर है, फॉर्मूले में क्या करना है, आप फर्स्ट टर्म की जगह कुछ भी रख सकते हैं, जो सवाल में दिया हुआ है। सवाल में क्या दिया हुआ है, 6 टर्म दी हुई और 9th टर्म दी हुई, आपकी मर्जी, आप दोनों में से कुछ भी रख दें। मैं फर्स्ट टर्म की जगह रख देता हूं 6th टर्म। तो 6 टर्म रखने पे फॉर्मूले पे क्या इफेक्ट आएगा, फॉर्मूला हो जाएगा n-6d। अगर मैं 9th टर्म रखूंगा तो फॉर्मूले में n-9d हो जाएगा। तो a की जगह मैं कोई भी टर्म रख सकता हूं, बस करना क्या है, n में से उतनी नंबर ऑफ टर्म्स को माइनस कराना है। तो मैंने a की जगह A6 रखा, तो n-6d फॉर्मूला हो गया। अब मेरे पास फॉर्मूला चेंज हो गया है, मेरे पास वैल्यूज सारी हैं, A6 है 19, n है मेरे पास 18 और d है मेरे पास 4। ये इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख दूंगा मैं। A18 बराबर आएगा, A6 की जगह 19 रख दिया, n की जगह 18, सॉरी n की जगह, हाँ सही 18 आ गया, और d की जगह आ गया 4।
तो ये आ जाएगा 19 प्लस 18 में से 6 गया, 12 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 19 प्लस 48। तो A18 आ गया 67 सॉरी 67 आ गया। तो ये आंसर हो गया इसका, मतलब A12 आएगा 30। नेक्स्ट सवाल है, विच टर्म ऑफ द एपी इज -85। बेसिकली n बताना है हमें, कि n हमें बताएगा कि ये कौन सी टर्म है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। बेटा यहाँ पर a फर्स्ट टर्म है 5, d हमारे पास सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -3 है, और 85 जो है माइनस का, ये लास्ट टर्म कहलाएगी। तो an होगा -85। n की वैल्यू यहाँ निकालनी है, -85 बराबर है 5 प्लस n माइनस 1 d की जगह आ गया 3, ये 5 उधर चला जाएगा, तो ये 85 और माइनस का 5, n माइनस 1 इंटू -3, तो -90 आ गया। ये -3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n आ जाएगा 30 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 31। तो इसका मतलब -85 जो है वो 31st टर्म है इस एपी की। नेक्स्ट सवाल है, हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 256 एंड 789 दैट आर एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 7। तो 256 और 789 दोनों के दरमियान में ऐसे नंबर्स चाहिए जो 7 के टेबल में आते हो। सबसे पहले तो बिटवीन का मतलब होता है 256 से बड़ा और 789 से छोटा नंबर चाहिए। तो 256 से बड़ा नंबर 257, इसको 7 से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं होगा डिवाइड। 259 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, और 4 कैरी चला गया, 7 7 ज़ा 49। तो बेटा 259 हो रहा है डिवाइड 7 से, 257 भी नहीं हो, मतलब 258 भी नहीं होगा डिवाइड। तो पहला जो नंबर मिल रहा है हमें जो डिवाइड हो रहा है 7 से, वो है 259। पहला नंबर हमें मिल गया, अब आखिरी नंबर हमें चाहिए। सबसे पहले 788 को 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा। 787 को डिवाइड करते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 1 कैरी चला गया, 17 नहीं आता 7 के टेबल में। 786 को डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 16 नहीं आता 7 के टेबल में। फिर उसके बाद 785 को करेंगे, 7 1 ज़ा 7, ये भी 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा, 1 कैरी चला गया, 15 नहीं आता। 784, 7 1 ज़ा 7, फिर 7 1 ज़ा 7, 1 कैरी चला गया, 7 2 ज़ा 14। तो बेटा 784 डिवाइड हो रहा है 7 के टेबल से। तो पहला और आखिरी नंबर हमें मिल गया जो 7 के टेबल में आ रहा है। दूसरी टर्म क्या होगी? बहुत आसान सी बात है, पहला जब नंबर मिल जाए तो दूसरी वैल्यू मिलेगी 7 ऐड कराने पे। तो 7 ऐड करा देंगे, 266 आ जाएगा। फिर इसमें अगर 7 ऐड करा देते हैं तो इसकी अगली टर्म मिल जाएगी, तो इसमें 7 ऐड कराते हैं तो 273 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नंबर्स बन रहे हैं जो 7 के टेबल में आ रहे हैं। हमें n निकालना है। n निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि ये एक सीक्वेंस आ गई है,
आपने फॉर्मूला लगाया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। आपको पता है कि a बराबर है 259 के, क्योंकि पहली वैल्यू है। d आपके पास क्या है, 7 है, क्योंकि 7 से डिवाइड करना है तो 7 आ जाएगा d। an आपके पास लास्ट टर्म है 784, आप इसमें रखेंगे n की वैल्यू आपको मिल जाएगी। दूसरा तरीका, अगर कोई भी सीक्वेंस किसी टेबल में आ रही है, 3 के टेबल में आ रही है, 4 के टेबल में आ रही है, 5 के टेबल में आ रही है, 6 के टेबल में आ रही है, किसी भी नंबर के टेबल में आ रही है, तो इसकी एक आसान सी शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपने यहां से निकाल लिया 7 कॉमन। तो 7 कॉमन में निकालने वाला आप डिवाइड कर चुके हैं। 259 को आपने 7 से डिवाइड किया तो क्या आया, 37। तो कॉमन निकाला तो 37 आएगा। अगला नंबर ऑब्वियसली 38 होगा। आखिरी वैल्यू को आपने 7 से डिवाइड किया तो क्या आया, 112 आ गया। बस आपके पास अब n आ गया। n बराबर है लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। लास्ट वैल्यू है 112, माइनस करा दिया 37। शॉर्ट ट्रिक डालेंगे कि लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 76। वरना दूसरा तरीका ये है कि ऊपर फॉर्मूला मैंने लिख दिया, जो इसका कन्वेंशनल मेथड है कि यहाँ आप an की जगह इसकी वैल्यू रखें। क्या आप an की जगह रखते हैं 784, a की जगह आप लिखते हैं 259, n माइनस 1 d की जगह आप 7 रखें, इसको सॉल्व कर लें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो नंबर कॉमन आ रहा है वो निकाल लें, लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू प्लस 1। How many numbers are between 1 and 100 that are divisible by 5? बहुत आसान सवाल है। 1 और 100 के दरमियान में 5 आएगा पहला नंबर, अगला नंबर 10 आएगा, फिर 15, 5 के टेबल में आने वाले, आखिरी नंबर हंड्रेड्स नहीं ले सकते क्योंकि बिटवीन की बात हो रही है, तो 95 लेंगे। n निकालना है बेटा। बिटवीन जब लिखा आ जाए ना, तो बिटवीन का मतलब होता है ये दोनों वैल्यू शामिल नहीं होंगी, इनके दरमियान की वैल्यूज शामिल होंगी। तो 1 और 100 नहीं लिया जा सकता। अब आपको देखना है 1 और 100 के दरमियान में 5 के टेबल में आने वाले नंबर्स कौन कौन से हैं। तो 5 है, 10 है, 15 है और आखिरी नंबर होगा 95। 5 कॉमन निकाल लें, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 95 से 5 डिवाइड करा दिया, 19 आ जाएगा। तो बेटा जब सीक्वेंस 1 से शुरू हो रही हो, जब सीक्वेंस कॉमन निकालने पे 1 से शुरू हो रही हो, तो n क्या होगा, n 19 होगा, आखिरी नंबर होगा n। 1 पहली वैल्यू है, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, आखिरी वैल्यू 19 है, तो टोटल 19 वैल्यूज होंगी। अच्छा, ये एक आखिरी सवाल देख लें आज का। इफ ए बी सी डी आर इन एपी, ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स हैं एपी में, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी किस में होगा। आसान सा तरीका, जब भी वेरिएबल्स आ जाए और कहा जाए कि ये एपी में या किसी भी उसमें है सीक्वेंस में, तो आप एक सीक्वेंस सपोज कर लें। एपी आप सपोज कर लें कोई भी, फॉर एग्जांपल 2 में 2 ऐड करा है 4 में 2 ऐड करा है 6 में 2 ऐड करा है 8, 1 2 3 4 भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी। तो आपके पास ए आ गया 2, बी आ गया 4,
सी आ गया 6 और डी आ गया 8। तो आपके पास ये वैल्यूज आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस डी निकालना है कि क्या आ रहा है। आपने निकालना है a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस डी। ए जो है वो आपके पास 2 है, बी आपके पास 4 है, सी आपके पास 6 है और डी आपके पास 8 है। यह आ गया 6, 10, 14। आपने ये नंबर्स जो आए आपके पास इनका डिफरेंस चेक कर लिया। 10 माइनस 6 आ गया 4, 14 माइनस 10 आ गया 4। डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस है, मतलब एपी है। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें वेरिएबल्स दे दें तो आप सपोज कर लें सीक्वेंस खुद ही।